नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यात्रे न्यू इंडिया खबर से। अभी मैं राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के ऑफिस में बैठा हूं और मेरे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा। आपको बता दें कि अभी राजेंद्र राणा जी कर्मचारियों के संघर्ष के लिए 11 दिन के आमरण अनशन पे थे। उसके बाद 11 दिन आईसीयू में रहे। सबसे पहले तो पूछते हैं, कैसा अनुभव रहा आपका? धन्यवाद सनी जी, आपने राजस्थान के कर्मचारियों की आवाज़ को सुनने का प्रयास किया। राजस्थान का कर्मचारी तो वर्तमान सरकार का पहला जो कार्यकाल था 1999 का, एक बार उस कार्यकाल की याद आ रही है। वर्तमान में ऐसा महसूस कर रहा है जब राजस्थान की सबसे बड़ी 64 दिन की हड़ताल थी, मगर राजस्थान के कर्मचारियों की यूनिटी और उसकी आवाज़ की कोई वैल्यूज़ नहीं थी उस समय, और उसका नतीजा सुपर था। बाद में सरकारें बदली और वर्तमान सरकार के मुखिया ने सार्वजनिक तौर पर भी स्वीकार किया था कि कर्मचारियों की नज़रअंदाजगी मुझे भारी पड़ी, और इसलिए हमें उम्मीद थी वर्तमान सरकार से कि उन्होंने जो वायदा किया था कि कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 5वें वेतन आयोग तक दिल्ली के बराबर वेतनमान था, और छठा वेतन आयोग आया और 17 आज साल हो गए। 17 साल से राजस्थान का छोटा बड़ा प्रत्येक कर्मचारी 5 से और 30,000 रुपये तक प्रति माह के मूल वेतन का शोषण सह रहा है। और इसको लेकर के पूर्व में एक भटनागर समिति बनी, तो गहलोत साहब की सरकार थी, उन्होंने उसको कुछ किया तो उसमें भी आधा अधूरा किया। बाद में 7 पे कमीशन लगा तो विसंगति और बढ़ गई। फिर वर्तमान सरकार ने वायदा किया चुनाव घोषणा पत्र में कि हम आपकी वेतन विसंगति दूर करेंगे, और भरोसा दिलाने के बाद कर्मचारियों ने भरोसा किया। 4.5 साल हो गए। उस ड्यूरेशन में भरोसा और विश्वास बरकरार बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री जी ने पहले डी सामंत कमेटी थी, उसको रिव्यू करके एक और खेमराज कमेटी बनाई, और दोनों ही कमेटियों की रिपोर्ट आ गई। फिर राजस्थान के कर्मचारी संघ और महासंघों ने आवाज़ उठाना शुरू किया कि आपके पास दोनों कमेटी रिपोर्ट आ गई और आपका वायदा है तो आप उन कमेटी की रिपोर्ट को एक्सपोज करके जो लाभकारी सिफारिश हैं उसको दूर करें, क्योंकि 17 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है राजस्थान के कर्मचारियों का आर्थिक शोषण सहने का। तो कहते रहे करेंगे करेंगे, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उस कमेटी की रिपोर्ट पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी संघों की आवाज़ को पूरी तरह दरकिनार किया, और 2 कमेटियां जिनके ऊपर तकरीबन 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हुआ होगा, और जिसमें 8 लाख कर्मचारी जिससे सीधे जुड़े हुए थे, मगर उस पर कोई चर्चा नहीं करके और वो चुनाव आचार संहिता में चले गए। तो कर्मचारी सेटबैक है, और कर्मचारी निश्चित रूप से ऐसा महसूस कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी का जैसा कहना था कि कर्मचारी लोक सेवक है, हड़ताल नहीं करनी चाहिए, तो उनकी भावना के हिसाब से राजस्थान का कर्मचारी अपने सांकेतिक तरीकों से आंदोलन करते रहे। कुछ साथियों ने परंपरागत तरीके से भी आंदोलन किए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हड़ताल कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है, वो तरीका सही नहीं है। आप अनशन करो, धरना करो, काली पट्टी बांधो, ये करो, सांकेतिक करो। तो जो लोगों ने उन्होंने किया उनका ही नहीं, जिन्होंने इस तरह का सांकेतिक आंदोलन किए, संवेदनशीलता दिखाई, विशेष तौर पर चिकित्सा विभाग के कर्मचारी नर्सेज ने, कि 4 महीने तक वो सांकेतिक आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते रहे, रैली इत्यादि करते रहे। और उसके बाद में फिर जब हड़ताल की बात आई तो एसीएस लेवल पर उन्होंने समझौता करके, एसीएस फाइनेंस और एसी मेडिकल ने, दोनों ने करने के बाद में 15 दिन का समय देने के बाद जब 20-25 दिन गुजर गए, लगा कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर मुख्यमंत्री जी के कहे अनुसार ही संवेदनशीलता दिखाते हुए और आमरण अनशन शुरू किया गया 29 तारीख से। और पूरा भरोसा था कि राजस्थान का नर्सेज राजस्थान के आम कर्मचारियों की आवाज़ को उठा रहा था। इसलिए कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते, मैं नर्सेज का भी अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैंने चूँकि कर्मचारियों की आवाज़ को ही नर्सेज के प्लेटफॉर्म से उठाया कि वायदा है पूरा करें मुख्यमंत्री जी। और वायदा तो पूरा हुआ नहीं, एक शब्द भी बोले नहीं, और कर्मचारी का साथ वही शोषण है। बिहार उत्तर प्रदेश से भी मूल वेतन कम है, और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को शायद कोई गलतफहमी हुई कि हमने ओपीएस दिया। जैसे कि राजेंद्र राणा ने अभी बताया कि अब आप खुद सोचें कि 11 दिन के आमरण अनशन के बाद, 11 दिन आईसीयू में रहने के बाद, सिर्फ हमारे एक कहने पर ये अपनी कर्मचारियों की बात को कहने के लिए
अभी हालात अगर बाहर से दिख रहे होंगे, लेकिन अंदर से हालात आप भी जानते हैं, 11 दिन भूखा रहता है, प्यासा रहता है, उसके बाद आईसीयू में रहता है। तो अभी डॉक्टर ने पूर्ण रूप से आराम की सलाह दी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जज्बा है कर्मचारियों का, जैसे बताया कि नर्सेज की भी अध्यक्ष हैं, उनके लिए बरसों से संघर्ष करते आ रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल जो नर्सेज की वादे थी और जो कमेटी से जो ACS लेवल पर जो बातचीत हुई थी, उसमें भी जो वादे किए थे 15 दिन का मतलब स्थगन किया था, उसके बाद अल्टीमेटम दिया गया, और फिर भी सरकार ने उस और कोई ध्यान नहीं दिया। तो फिर मजबूरन इन्हें आमरण अनशन करना पड़ा, वो भी गांधीवादी तरीके से। उसके बाद फिर ठीक है, स्वाभाविक है, वो आचार संहिता लग गई है। लेकिन एक इन्होंने बात कही कि गहलोत ने जो 1999 जिस तरह के गहलोत ने जिस तरह को एक आंदोलन को, कर्मचारियों के आंदोलन को कुचला था, उसी प्रकार अभी भी मतलब गहलोत के मन में या तो कोई पुरानी पीड़ा है, टीस है, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन इस बार भी जो चीज़ संभव थी नहीं थी, जो आप वेतनमान की बात कर रहे हैं, तो उसमें जैसे कुल मुख्य मांगे क्या थी जो कि हो सकती थी? देखिए, मुख्य मांगे तो वेतन भत्तों की विसंगति थी। पांचवें वेतन आयोग की तरह राजस्थान का कर्मचारी अपना वेतनमान मांगता है। एक रूमर्स फैला रखा है। मैं मंत्रालय कर्मचारियों की बात करूं तो यूं कहते हैं कि मंत्रालय कर्मचारियों का दिल्ली में 2000 का ग्रेड पे है और हम यहाँ 2400 दे रहे हैं। जबकि मैं कहता हूं आप ग्रेड पे 2400 दे रहे हैं, मगर मूल वेतन वहां 2000 के ग्रेड पे के कर्मचारी का जो मूल वेतन है, राजस्थान में 2400 ग्रेड पे के कर्मचारी का उससे भी कम वेतनमान है। तो कुल मिला के किसी भी राजस्थान के कर्मचारी का वेतन वहां नहीं है। राजस्थान में आप निःशुल्क राशन किट बांटने के नाम पर, निःशुल्क मोबाइल बांटने के नाम पर, ओला और कुबेर के जो ड्राइवर्स हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये बांटकर, और आप इस तरह से वोटों की राजनीति करने के लिए करोड़ और 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का आपने ये पैसा जो खर्च किया। राजस्थान के तमाम कर्मचारियों की वेतन विसंगति का जहाँ तक आंकड़ा है 1500 से 2,000 करोड़ रुपए, मात्र छोटी राशि। आप 8 लाख कर्मचारियों के परिवार को दिल्ली और बिहार के बराबर स्टेटस देने के लिए वो पैसा आपके पास नहीं था, और आप 8,000 करोड़ रुपया इस तरह से लोगों को दोनों हाथों से लेकिन बांट। जैसा भी कहते हैं ओपीएस दिया था उन्होंने। यस, ओपीएस एक ऐसी व्यवस्था हुई कि मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को उनके सिपह सालारों ने कहा कि ओपीएस दे दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ओपीएस सेवानिवृत्ति के बाद मिलता है, और राजस्थान में अगर आप 15 से 30 हज़ार रुपये प्रतिमाह कर्मचारी को मूल वेतन कम दे रहे हैं, पूरी सेवा काल में जितना पैसा राजस्थान के कर्मचारियों का सेवारत रहते हुए शोषण हो जाएगा, उसका 1/4 से भी कम पैसा आप पेंशन के नाम पर कर्मचारियों को देंगे, तो अल्टीमेटली तो कर्मचारियों को 75% का लॉस ही है। तो मुख्यमंत्री जी मात्र एक ओपीएस के नाम पर, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ वायदा। क्यों? क्योंकि ओपीएस आप अब कब से मिलेगा ये सवाल है। 41,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास जमा है। जब तक वो पैसा जीपीएफ में या जमा नहीं होता तब तक 2004 से ओपीएस का पेंशन ओपीएस नहीं मिल सकता। तो अगर 2022 से मिलेगा तो 2004 से जो लोग थे तो 18 साल की उनकी सेवा की ओपीएस नहीं मिलेगी। तो 10 से 12 साल अगर वो सेवा करेंगे देन तो फिर उनको कितनी सी पेंशन मिलेगी। तो ये ओपीएस का नाम पर 6,000 करोड़ रुपए सरकार ने बचाए जरूर हैं, मगर राजस्थान के कर्मचारियों को देने के लिए 2,000 करोड़ भी नहीं था। कर्मचारी पूरी तरह से डेड है, और कर्मचारी निश्चित रूप से संघर्ष के मार्ग पर है। संघर्ष के तरीके बदल सकते हैं। आचार संहिता लगती आई है, चुनाव होते आए हैं। आचार संहिता से पहले कर्मचारियों का तरीका अलग होता है लड़ने का, संघर्ष का, और अब कर्मचारी चूंकि अपने वेतन भत्तों की विसंगति को लेकर के पूरी तरह लामबंद है। राजस्थान का लाखों आठ जिनको ओपीएस मिला है वो भी लामबंद है। ओपीएस जिनको मिला, जिनके नेतृत्व मिला, वो संघर्ष संयोजक जो गंगानगर से हमारे एनपीएसएफआर के अध्यक्ष, वो भी हमारे संघर्ष में शामिल है। तो आप समझेंगे मेरी बात को कि जिनको मिला वो भी शामिल है, वो सब लामबंद हैं वेतन भत्तों की विसंगति को लेकर। गणित कर ओपीएस के नाम पर राजस्थान के कर्मचारियों को ऐसा समझा जा रहा है कि वो अपनी मांगों को छोड़ गए, तो ऐसा नहीं है। चुनाव आचार संहिता लग गई, इसका मतलब यह कर्मचारियों का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। कर्मचारी चुनाव के दौरान अपने एक तरीके से संघर्ष करता है आचार संहिता के दौरान, और आचार संहिता के बाद अपने तरीके से। इसलिए अब चूंकि कर्मचारी सैडेड है और 1999 के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब उसको देख रहे हैं, तो कर्मचारी अपना संघर्ष आचार संहिता में उसी तरीके से करेगा। इनका संघर्ष जारी रहेगा। अभी इन्होंने नर्सेज संघर्ष समिति बनाई थी, अन्य संगठन भी साथ आए थे। मेरे साथ के यादव हैं जो खुद इस आमरण अनशन में मौजूद थे। क्या महसूस करते हैं, और सरकार के किस रवैये से आप लोग क्या किस तरह खुश हैं, निराश हैं, क्या है? मतलब वैसे तो सभी कर्मचारी निराश है, नर्सेज ज़्यादा निराश है, क्योंकि नर्सेज ने गांधीवादी तरीके से जो भी आंदोलन किया वो गांधीवादी तरीके से किया। हमारा आंदोलन 18 मई से स्टार्ट हुआ, और जैसे 1 तारीख को जो भी मीटिंग हुई एसीएस मैडम साहिबा से और फाइनेंस सेक्रेटरी से, तो उन्होंने आश्वासन दिया था, कमेटी बनाई थी 5 सदस्यीय, और उस कमेटी
कि जो भी अनुशंसा करेगी उसको लागू करने के लिए उन्होंने वायदा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और उसके बाद में राजेंद्र सिंह जी राणा और मैं दोनों 29 तारीख से आमरण अनशन पे थे और हम लोग तमाम नर्सेज निराश हैं। और अब जैसे आचार संहिता लग गई है, राजेंद्र जी राणा ने बताया कि कर्मचारियों के तरीके बदल जाते हैं आचार संहिता के दौरान, तो हम वो तरीके अख्तियार करेंगे और निश्चित रूप से आगे चलकर हम फिर सड़कों पे आएंगे आचार संहिता के बाद में। धन्यवाद। आचार संहिता लग गई है लेकिन संघर्ष अभी जारी है। नर्सेज के प्रदेश अध्यक्ष और कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष संघर्ष को जारी रखेंगे। आचार संहिता अपनी जगह है, लेकिन जो कर्मचारियों की बात है, कर्मचारियों की जो मांगें हैं, वो हमेशा से ज्वलंत तरीके से उठाई जाती रहेगी।